नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12वीं की भूगोल यानी क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। क्लास 12th की जो हमारी ज्योग्राफी है उसमें मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसको हम पढ़ रहे थे। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के 3 चैप्टर हमने पूरे कर लिए थे और चौथा जो हमारा यानी 4 नंबर वाला जो हमारा चैप्टर था उसके हम 3 लेक्चर कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अध्याय चौथा जो हमारा है उसका आज चौथा लेक्चर है। कौन सा है? चौथा वाला लेक्चर। और आज हम बड़ी ही मज़ेदार चर्चा करने वाले हैं। आज हम मानव विकास के जो उपागम है, मानव विकास के जो साधन है उनकी बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मानव विकास के उपागम, मानव विकास के उपागम, इसको ऐसे लिखना, उपागम। उपागम का मतलब होता है साधन। यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पिछले में हमने ये देखा कि मानव जो है उसके विकास के 4 स्तंभ है। कितने हैं? 4 स्तंभ। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मानव का विकास जो हो रहा है उसके साधन क्या है? वो तो स्तंभ थे जिन पर टिका हुआ है। इसमें जो हमारा लास्ट का जो सशक्तिकरण जो था, हमने लास्ट में पढ़ा लेक्चर में, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सशक्तिकरण जो पढ़ा था ना, वहाँ से ये लेक्चर उठता है। यहाँ से वो सशक्तिकरण जो है उससे साधन बनते हैं। उसके अलावा यूएनडीपी और मानव विकास, यूएनडीपी एक संस्था है जो मानव विकास की बात करती है। थोड़ा पिछले लेक्चर पे हम फोकस करते हैं ताकि आप इससे कनेक्ट हो पाए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मानव जो है उसका विकास जो है वो 4 स्तंभ पर टिका है। कितने स्तंभ पर? 4 स्तंभ पर। 4 स्तंभ का मतलब है 4 चीजों पर टिका है। 1, 2, 3 और 4। उनमें सबसे पहले जो 4 स्तंभ जो मानव विकास के हमने पढ़े थे उसमें सबसे पहला जो स्तंभ था वो था समता। यानी सब में समानता होनी चाहिए तभी किसी देश का विकास हो पाएगा, किसी देश के मानव का विकास हो पाएगा। क्या होना चाहिए? सब में समानता होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी देश में समता होने के बाद वहां के जितने भी लोग हैं 100% लोगों को पोषण मिलना चाहिए। इसे कहते हैं सतत पोषणीयता। क्या कहते हैं इसको? सतत पोषणीयता। यानी कि किसी भी देश के मानव का विकास अगर हम करना है, किसी भी देश के मानव का विकास अगर हमें करना है, उस देश को आगे ले जाना है, तो सबसे पहले जो उसके आधार स्तंभ है जिससे मानव का विकास हो रहा है, कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए लेसन से। अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। मानव का विकास जो है यानी मेरा विकास, आपका विकास 4 चीजों पर टिका है। सरकार सबको समानता दे तो आपका विकास होगा, मेरा विकास होगा, यानी संपूर्ण मानव का विकास होगा। सरकार सबको 100% पोषण दे, यानी रहना पीना, खाना, उठना, बैठना, घूमना फिरना, सिनेमा इनेमा सब सरकार दे, तब 100% विकास होगा। उसके अलावा तीसरा जो था वो इसके अंदर था उत्पादकता। सरकार हमें किसी भी चीज का उत्पादन करना सिखाए, तब कोई देश आगे बढ़ेगा, तब मानव आगे बढ़ेगा, और मानव आगे बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? देश आगे बढ़ेगा। और चौथा जो था वो था सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का मतलब है मजबूती। यानी किसी देश के लोग अगर मजबूत होंगे तो उस देश का मानव विकास उतना अच्छा होगा। और वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को उत्पादक बढ़ाने की ट्रेनिंग देती हो, और वहाँ के लोगों को 100% खाना पीना रहना यानी सतत पोषण देती हो, और वहाँ सबको जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, यानी कि सब में समानता हो, वहाँ पे सब में समता हो। ये 4 चीजें जब होती है तब मानव का विकास होता है। और इन चारों चीजों को प्राप्त करने के जो साधन होते हैं उसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो मानव विकास के साधन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे यूएनडीपी और मानव विकास में क्या फर्क है। आगे देखते हैं। ये आगे उपागम, यानी कि मानव विकास, दोनों में से एक चीज 100% पूछी जाती है और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मानव विकास के 4 स्तंभ अभी देखे हमने, लेकिन एक साथ लाने से क्या है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। उसमें हमने सबसे पहले देखा समता, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सतत पोषणीयता,
इसके बाद हमने देखा उत्पादकता, इसके बाद हमने देखा सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। ये चार चीजें वो चीजें हैं, ये चार चीजें वो चीजें हैं जो मानव के विकास का स्तंभ है, इन पर मानव का विकास टिका हुआ है। और ये वो चीजें हैं, साधन है, उपागम मतलब साधन। ये वो चीजें हैं जिससे मानव का विकास चलता है, जिससे मानव का विकास बढ़ता है। अब इनमें क्या आता है, अब वो चारों चीजें हमें लानी है समाज के अंदर, उन चारों चीजों का हमें डेवलपमेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये चीजें लानी पड़ेगी। कैसे लाएंगे इन चारों चीजों को, यानी कि ये चारों चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, समाज के विकास के चार स्तंभ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चीजें देश के अंदर लाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे देश में समानता लानी है तो लोगों के पास क्या है, लोगों का कल्याण होना चाहिए, तभी देश में समानता आएगी। यानी जो चार स्तंभ है वो इन साधनों से प्राप्त होते हैं। अब आपके कुछ चीज पकड़ में आ रही है, यानी कि जो ये चारों चीजें होती है तभी पूरे देश का मानव विकास होता है। और इन चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए इन चारों चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। कैसे, देश के अंदर समता यानी समानता लानी है तो सबका कल्याण होना चाहिए। ये न्यूनतम नहीं है, ये न्यूनतम है। क्या है, न्यूनतम। न्यूनतम साधन होना चाहिए देश के अंदर। न्यूनतम साधन मतलब सबकी न्यूनतम यानी सबसे छोटी जो समस्या है, रोटी कपड़ा और मकान देश की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन देश अगर इसको खत्म करना चाहे तो कितनी छोटी समस्या है, तो रोटी कपड़ा मकान की समस्या। सबकी क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए, सबकी आय में वृद्धि की जानी चाहिए। सबकी आय में वृद्धि होगी, सबका कल्याण होगा, सबकी न्यूनतम आवश्यकताएं जो है उसको पूरा किया जाएगा। प्रत्येक मानव का जब विकास होगा तो देश में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, समता आ जाएगी। सतत पोषण, 100% लोगों को पोषण दिया जाएगा। कब मिलेगा पोषण, जब लोगों के पास आय होगी, पैसा होगा, जब लोगों का कल्याण होगा, जब सतत पोषण यानी 100% लोगों का विकास। सतत पोषण मतलब यानी ये चारों चीजें जो प्राप्त करना है आपको देश के अंदर, तो इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब मैं एक एक को समझाऊं तो बहुत समय लग जाएगा, इनमें से एक को और समझा देता हूं मैं। देश में प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करना है, मजबूत करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी आय बढ़ानी पड़ेगी। उसका आय का जो स्तर है, 5,000 कमाता है तो 10,000 कैसे कमाए, ये उसको बताना पड़ेगा। उसको सशक्त करना है तो उसको कल्याण करना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा, कल्याण। उसको शिक्षित करना पड़ेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा करना पड़ेगा, उसे सुरक्षा देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? किसी व्यक्ति को और सशक्त बनाना है तो उसकी रोटी कपड़ा मकान जो है उसको आवश्यकताएं जो है उसकी पूरी करना है। और भी बनाना है तो मानव का विकास यानी उसकी जो खुद का डेवलप कैसे कर पाए वो चीजें उसको सिखानी है। शिक्षा दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, आय का स्तर दे दिया, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, तो अपने आप क्षमता उसकी डेवलप हो गई, अब वो कभी नहीं पिछड़ेगा। तो ये चार चीजें जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, इनको प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं, उपागम यानी साधन होते हैं, वो ये होते हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा और समझा देता हूं। आय उपागम चार होते हैं, साधन कितने होते हैं, चार। आप ध्यान से इस चीज को याद रखें, 100% यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। कुछ क्वेश्चन बनता क्या है, क्वेश्चन ये बनता मानव विकास के चार स्तंभ क्या है, तो आपको दिखाई दे रहे हैं चारों स्तंभ। सतत पोषणीयता, उससे ऊपर समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। मानव विकास के साधन क्या है, उपागम क्या है, आय, कल्याण, न्यूनतम, क्षमता। आय, कल्याण, न्यूनतम, ऐसे याद करना है। आय, कल्याण, न्यूनतम, समता, बस काम खत्म। मानव विकास के चार स्तंभों को प्राप्त करने के लिए, मानव विकास के चार स्तंभों को प्राप्त करने के लिए हमें किन साधनों की जरूरत होती है, आय, कल्याण, न्यूनतम, क्षमता। कैसे आय, कैसे आय का स्तर बढ़ेगा तो चारों स्तंभ मजबूत होंगे, समानता भी आएगी, लोगों को पोषण भी मिलेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। लोगों की आय बढ़ेगी तो, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। कल्याण उपागम यानी शिक्षा दो लोगों को, अच्छी पढ़ाई दो, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, तो देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा तो समानता आएगी, समाज मजबूत होगा, समानता आएगी, लोगों का पोषण होगा, उत्पादकता बढ़ेगी और सशक्तिकरण होगा। स्वास्थ्य दो, अच्छा स्वास्थ्य दो,
लोग देश के अंदर बीमार है, क्या मानव विकास हो जाएगा? नहीं होगा। मानव विकास में सारी चीजों को देखा जाता है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, चिकित्सा, हॉस्पिटल सुविधाएं, जितने भी सब कुछ देखा जाता है। मैंने बता दिया एक लेक्चर में। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सुरक्षा का माहौल भी देना चाहिए, तभी लोगों का कल्याण हो पाता है। दिन में तो आप लोगों को रोजगार करना सिखा रहे हो कि कमाइए 1 लाख रुपए एक दिन में, शाम को चोर आते हैं और ले जाते हैं। सुरक्षा है क्या? नहीं है ना। लोगों को शिक्षा होना बहुत जरूरी है। साक्षरता हमने पढ़ा ना एक चैप्टर में, तीसरा चैप्टर ही था, साक्षरता पढ़ी हमने। साक्षरता का मतलब क्या था? अक्षर ज्ञान होना चाहिए। 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको अक्षर लिखना आना चाहिए, साक्षरता, जिसमें भारत की स्थिति बड़ी दयनीय थी। तो बिना स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये शिक्षा मतलब साक्षरता इसी का पार्ट है, तो ये भी जरूरी है। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हमने पढ़ा ना एक एज ग्रुप, उसमें एज ग्रुप में हमने ये देखा कि 15 से 59 साल के लोग जिस देश में ज्यादा होते हैं वो देश आगे जाता है, और जिसके अंदर 60 से ऊपर वाले लोग ज्यादा होते हैं वहां का स्वास्थ्य बीमारियों से घिरा रहता है और वो देश पिछड़ता जाता है। फिर एक एज ग्रुप बच्चों का भी पढ़ा हमने, आयु वर्ग पढ़ा था ना हमने, आयु वर्ग। 3 चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा है जाके पढ़े। न्यूनतम आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिलना चाहिए। मैंने कहा ना रकम, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों सबको मिलना चाहिए, तभी लोगों की क्षमता बनेगी और मानव का क्या होगा? विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे याद करना है। किसी भी देश के मानव का, किसी भी देश के, चाहे कोई सा भी देश हो, किसी भी देश के मानव का अगर विकास करना है तो 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ। किसी भी देश के मानव का विकास करना है तो 4 स्तंभ होते हैं। उन 4 स्तंभ के बगैर मानव का विकास नहीं होता। क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इन चारों चीजों को, क्षमता, सशक्ता, ये चारों चीजें जो है इनको प्राप्त करने के लिए, समता, सतत पोषणीयता और सशक्तिकरण और उत्पादकता, इन चारों को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की, जिन उपागमों की जरूरत होती है वो 4 हैं, और वो 4 हमने देखे थे। आय, कल्याण वगैरह जितने भी जो थे ना, वो चारों हमने देखे थे। अब आय को हम और डिटेल से देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। उपागम साधन होता है, बार बार बता रहा हूं मैं। उपागम का मतलब क्या है? साधन, यानी आय। सबसे पहले लोगों के पास आय होना चाहिए, पैसा। देखो ये पैसा है ना, आय होना चाहिए। लोगों के पास पैसा होना चाहिए। लोगों के पास रोजगार बाद की प्राथमिकता है, क्योंकि पैसे तो पैसा रोजगार से आता है, लेकिन आय को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि प्राचीन समय से मानव इसको दे रहा है। आपके पहले तो विनिमय चलता था। क्या चलता था? विनिमय। इसका पूरा नाम था वस्तु विनिमय। क्या नाम है इसका? वस्तु विनिमय, यानी वस्तु दो और वस्तु लो। आपके पास चीनी है, दूसरे के पास चाय है, आपने थोड़ी सी चीनी दी और चाय ले ली, वस्तु विनिमय है। इसमें कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है ना, वस्तु विनिमय चलता था। तो पहले पैसे नहीं थे, तो इसीलिए कह दिया कि ये तो प्राचीन समय से चल रहा था। कितने समय से चल रहा था? प्राचीन समय से। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें जो मानव है उसके विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी मानव कितना विकास कर रहा है, मानव कितना विकास कर रहा है, इसको इसके साथ जोड़कर देखा जाता है। यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। यानी कि किसी देश में आय ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी ज्यादा है, रोजगार ज्यादा है, तो मानव का विकास ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। तो मानव विकास ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आय बताओ महत्वपूर्ण साधन है या नहीं है? किसी भी देश के विकास के लिए आय जो है ना उसका महत्वपूर्ण साधन है, चाहे कोई सा भी देश हो। यानी मानव विकास में सबसे पहले किसको रखा गया है? आय को रखा गया। आगे देखिए, फिर देखा गया कल्याण। फिर क्या देखा गया? कल्याण। कल्याण का मतलब क्या है? यानी प्रत्येक कंट्री का कल्याण हो, प्रत्येक देश का क्या हो? कल्याण। कैसे? ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ये उपागम मतलब साधन मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। कल्याण में सारी चीजें आ जाती हैं। कल्याण में क्या आ जाता है?
कल्याण में सारी चीजें आ जाती हैं कि व्यक्ति को आय कैसे मिलेगी, व्यक्ति को रोजगार कैसे मिलेगा, व्यक्ति को चिकित्सा कैसे मिलेगी, व्यक्ति का रहना कैसा होगा, व्यक्ति का खाना कैसा होगा, व्यक्ति का पीना कैसा होगा, व्यक्ति का आवास जो है वैसे रहने में आगे आवास कैसा होगा, व्यक्ति को कौन से रोजगार मिले हैं, व्यक्ति का कौन सा व्यवसाय है। तो ये ढेर सारी चीजें हम लिख सकते हैं, ये सब कल्याण में आती है। इसलिए कहा गया लाभार्थी जिसको लाभ मिल रहा है, सभी विकासात्मक जो विकास करने वाली जितने भी चीजें हैं ये विकास वाली, ये सारी गतिविधियां मतलब कार्य इसके लक्ष्य के रूप में यानी इसके रूप में इसको देखा जाता है। सॉरी, ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। ये कल्याण उपागम जो है मुख्यतः इसका प्रयोग जो है कल्याणकारी रूप में किया जाता है। सरकार ज्यादा इसका प्रयोग करती है कल्याणकारी योजना। अब कल्याणकारी योजना आते ही देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सरकारी व्यय। सरकार का जो बजट होता है ना, सरकार के पास जितना भी पैसा होता है उसको कहते हैं बजट। सरकार का जितना भी पैसा होता है उसको बजट नहीं कहते हैं। सरकार के पास जितना भी पैसा है उसमें से वो कितना लोगों पर अपने देश के विकास में खर्च करती है उसको बजट कहते हैं, और वो उसकी कल्याण योजना कहलाती है। क्या कहलाती है वो? कल्याण योजना। तो जितना भी सरकारी व्यय होता है ना वो किस में आता है? कल्याण साधन में, कल्याण उपागम में। समझ गए? इसमें लोगों की सुख सुविधाएं, कहीं पार्क बना दिया, सुख सुविधा है। कहीं सरकार की तरफ से सिनेमा खोल दिया, सुख सुविधा है। कहीं सरकार की तरफ से अच्छी सड़कें बना दी, सुख सुविधा है। तो जितनी भी सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है और सरकार का जिसमें पैसा लगता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक। शिक्षा का बढ़िया स्कूल खोल दिया, शानदार वाला, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल बना दी। स्वास्थ्य यानी अच्छे हॉस्पिटल खोल दिए। सामाजिक सुरक्षा यानी पुलिस की व्यवस्था अच्छी कर दी, है ना। तो सरकारी व्यय कर रही है, बजट में सरकारी व्यय कर रही है सरकार, तो ये कहलाती है कल्याणकारी योजना। और कल्याण उपागम में सबसे ज्यादा इनकी चर्चा होती है मेरे हिसाब से। आप समझ गए। हम पढ़ रहे हैं उपागम, मानव का विकास करने वाले साधन। उससे पहले पढ़े थे 4 स्तंभ जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे। उपागम में हमने सबसे पहले आय को महत्वपूर्ण स्थान दिया, फिर कल्याण को, यानी पैसा बढ़ेगा तो लोगों को ऑटोमेटिक कल्याण होगा, और ये वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों को बहुत अच्छा बना सकती है। वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार का मतलब है, देखो 2 उपागम हमने पढ़े हैं, दोनों को रिवाइज करते हैं ताकि आपके माथे में, दिमाग में, स्थायी मेमोरी में फिट हो जाए। उपागम का मतलब होता है साधन। किसका साधन? मानव का विकास कैसे करना है, इसका साधन क्या है? तो सबसे पहले था आय। पैसा होगा तो मानव का विकास ऑटोमेटिक होगा, और ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले जब वस्तु दी जाती थी तब से पैसा यानी आय यानी कि इनकम वो देखी जाती है, और इससे ही मानव का विकास होता है। आप खुद जानते हैं जिसके पास पैसा होता है वो सारी चीज़ें अपनी अरेंज कर लेता है, उसका मानव विकास हो जाता है। पहली प्राथमिकता पैसे को दी गई है। जबकि हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है? पहला सुख निरोगी का, वो सुख है। मानव का विकास कैसे हो पाएगा, मानव सारी सुख सुविधाएं कैसे ले पाएगा, तो उसमें पहला पैसा है। ठीक है, तो पैसे, आय को प्रथम प्राथमिकता दी गई। तो जैसे ही कल्याण, जैसे ही मानव विकास उपागम नाम आते ही सबसे पहले आय आएगा, यानी पैसा होगा तो सब कुछ होगा। दूसरा आएगा कल्याण, यानी लोगों के कल्याण की भावनाएं सरकार सोचती है। सरकार के पास जितना भी पैसा आता है वो टैक्स के रूप में, चाहे वो टोल टैक्स का हो, चाहे वो ज़्यादा पैसा जिसके पास है 10%, 8%, 20%, उससे भी लेती है। ज़्यादा पैसा जिन लोगों के पास होता है टैक्स कहते हैं उसे। जीएसटी का पैसा हो, चाहे वो किसी भी कस्टमाइज किसी भी प्रकार का पैसा हो, सारा इकट्ठा सरकार के पास होता है। और सरकार के पास जो पैसा होता है, सरकार उसमें से कुछ पैसे हर साल खर्च करती है, उसको कहते हैं बजट। और 5 साल में जो खर्च करती है उसको कहते हैं 5 ईयर प्लान, यानी 5 वर्षीय योजनाएं। तो ये सारा पैसा जो खर्च होता है वो कल्याण उपागम कहलाता है, कल्याण योजनाएं कहलाती है। इससे पूरे देश का विकास हो जाता है। तो आय और कल्याण दोनों उपागम आपके समझ में आ गए। अब तीसरा उपागम देखिए जो रोटी कपड़ा मकान को महत्व देता है, आधारभूत आवश्यकता। यानी पूरे दिन में आप सोचो, ये बहुत सिंपल है आधारभूत आवश्यकता। इसमें आधारभूत खुद ही कह रहा है, ए मतलब 3, आधारभूत खुद ही कह रहा है कि 3 चीजें चाहिए मेरे को, जो आपको चाहिए। आप सुबह जब उठते हो वहां से लेकर शाम तक आपको सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी,
फिर पहनने के लिए नहा धो के मस्त वाला सूटेड बूटेड कपड़ा। आधे के मैं तो नंगा ही ले लूँ, बस रोटी दे दो मेरे को, है ना। ऐसा नहीं है, रोटी, कपड़ा और फिर मकान रहने के लिए। तो ये तीन जो आवश्यकताएं होती है ना, ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं। कैसी आवश्यकताएं? आधारभूत आवश्यकताएं। और ये आधारभूत आवश्यकताएं जो पूरी करता है ना, वो करता है श्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मंत्रालय, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसको देखते हैं। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया। यानी आधारभूत आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान, जो व्यक्ति की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान। अब ये क्या करता है? ये तो हमारे भारत का है, रोटी कपड़ा मकान। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है कौन? ILO। कौन कर देता है? ILO जो है इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है। वो कहता है रोटी की बात आपने कही, भोजन को हमने मान लिया, मकान की आपने बात कही, हमने माना, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। तो यहाँ दो चीजें बन जाती है, एक तो भारत में, एक तो किसमें? भारत में, और एक विश्व में। भारत में जो आवश्यकताएं हैं वो हमने तीन रखी है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन मैंने जो लिख दी यहाँ पे। लेकिन पूरे विश्व लेवल पे हमने सबसे पहले भोजन को प्राथमिकता दी है। किसको दी है? भोजन को। ध्यान रखें इस चीज का। जैसे हमने लिंगानुपात पढ़ा, किसी भी देश का लिंगानुपात निकालना है तो पुरुष बटे में स्त्री मल्टीप्लाई 1000 आते हैं, लेकिन भारत का निकालना होता है तो स्त्री बटे में पुरुष आता है, स्त्री ऊपर पुरुष नीचे। भारत का निकालते हैं, भारत की स्त्री इतनी खतरनाक ऊपर रहती है, पुरुष नीचे आता है, मल्टीप्लाई 1000 भारत का लिंगानुपात। वैसे ही भारत का अगर आधारभूत आवश्यकता उपागम देखना है तो रोटी कपड़ा मकान से देखा जाता है। लेकिन ILO को अगर हम लागू करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम, अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व लेवल पे, श्रम यानी मजदूरी संगठन जो आंकड़ा पेश करता है, पूरे देश में मजदूरी का जो आंकड़ा पेश करता है, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय विश्व लेवल पर, लेबर यानी मजदूर होता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन होता है, संस्था होती है, फर्म होती है, ये प्रस्तावित करती है और ये आवश्यकताएं अलग अलग बताती है। तो ये भारत में तो रोटी कपड़ा मकान ही है, लेकिन ये विश्व लेवल पे जाते हम 6 प्रकार की कर देता है। कितने प्रकार की कर देता है? 6 प्रकार की। भारत वाला ठीक है ना मामला, रोटी कपड़ा मकान व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं हैं भारत की, लेकिन यहाँ आते ही ये 6 कर देता है। सबसे पहले व्यक्ति को देखो, अपनी वाली है क्या? सबसे पहले ये देखो, भोजन मिलना चाहिए, मतलब अपनी वाली रोटी, ठीक है, कपड़ा, मकान, ठीक है, मकान मिल गया। इसके अलावा नहीं दिख रही है, 2 ही दिख रही है ना। ये और क्या जोड़ देता है? स्वास्थ्य और शिक्षा जोड़ देता है, जलापूर्ति और स्वच्छता जोड़ देता है। यानी कि से इसको बहुत पसंद है, से वाली 3 जोड़ देता है। साफ सफाई रखो, स्वास्थ्य अच्छा होगा और शिक्षित होना चाहिए। इसको याद हम ऐसे करते हैं, लोगों को पढ़ाओ, मतलब क्या आ गया? शिक्षा। लोगों को पढ़ाओ, भोजन वोजन इसको छोड़ दो थोड़ी देर, है ना। लोगों को पढ़ाओ, शिक्षा हुई। लोग जब पढ़े लिखे होंगे तो अपने आप स्वच्छ रहेंगे। क्या होंगे? स्वच्छ रहेंगे। जब वो स्वच्छ रहेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो क्या करेंगे? भोजन और आवास जैसी व्यवस्थाएं खुद कर लेंगे। और जलापूर्ति इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ये 6 आवश्यकताएं जो है बताता है कौन? ILO। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? भारत में रोटी कपड़ा मकान, लेकिन ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? व्यक्ति की 6 आवश्यकताएं हैं। कितनी आवश्यकताएं? अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा भोजन हो, अच्छा जलापूर्ति और आवास की अच्छी व्यवस्था हो। इसमें मानव विकास विकल्प आसन की उपेक्षा की गई है। मानव विकास विकल्प आसन मतलब बहुत सी चीजें इसमें डाली नहीं गई है। परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकता की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अब जलापूर्ति, रोटी कपड़ा मकान कह दिया तो रोटी बनेगी ही नहीं बिना पानी के, है ना। तो वो भारत वाला ठीक लगता है मेरे को, रोटी कपड़ा मकान। इसने जिक्र नहीं किया क्योंकि हम तो इंटरनेशनल लेवल की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन भारत को नहीं भूलना है ना। देखो उठाया भी तो किसको उठाया? ये तो भारतीय लग रहा है मेरे को यार, है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा लिखा हुआ है फुल फॉर्म, है ना। ये देख लेना यहाँ से आप। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, लेबर मतलब मजदूर, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, जैसे यूएनओ को बोलते हैं ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी प्रकार से।
तो ये आधारभूत आवश्यकता थी। आगे देखिए, लोगों में क्षमता होना चाहिए। ये आ गए अपने प्यारे से अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार वाले, है ना। संसाधनों की पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का विकास, निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। ये कह रहा है लोगों की क्षमता बढ़ेगी ना, क्षमता के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, समझ रहे हो, शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए? क्षमता बढ़ेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य होगा तो क्षमता बढ़ेगी, और क्षमता बढ़ेगी तो रोजगार होगा। क्या होगा? रोजगार होगा तो देश का विकास होगा। देश का क्या होगा? विकास होगा। देश का विकास होगा मतलब मानव का विकास हो रहा है, तो ये मानव विकास बन जाता है। बहुत सिंपल चीजें हैं ये क्षमता उपागम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यानी कि हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मानव का विकास कैसे होगा, ऐसे उपागमों की, और उसमें चौथा हमारा है क्षमता। इससे पीछे वाला आधारभूत आवश्यकता। ठीक है, अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से, लास्ट बार बता रहा हूं आपको, है ना। मानव विकास के 4 साधन मतलब उपागम। साधन कौन से हैं? सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। देखो एक तो आपके सामने ही लिखा है क्षमता। इससे पहले हमने पढ़ा आधारभूत। आधारभूत आवश्यकताएं भारत में कितनी? 3। पूरे विश्व में कितनी? 6। क्षमता शिक्षा और रोजगार से आएगी। किससे आएगी? शिक्षा और रोजगार से। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं ऐसे, अच्छा वो सुंदरता वाला काम नहीं कर रहा हूं, है ना। इससे पीछे क्या था? कल्याण था। इससे पीछे क्या था? आय थी। तो ये 4 चीजें हमने देखी है। ठीक है ना, 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए 4 चीजें चाहिए, यानी कि उत्पादकता, सशक्तिकरण, समता और सतत पोषणीयता चाहिए, तो आपको कल्याण, आय, आधारभूत आवश्यकता और क्षमता पर जोर देना पड़ेगा। आप समझ गए मेरे हिसाब से, है ना। आगे बढ़ते हैं। 1990 ईस्वी से, कितने से? 1900। अब हम यूएनडीपी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1990 में यूएनडीपी। ये देखो, ये एक संस्था है जो यूएनओ के अंडर में काम करती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम है। देखो आईएलओ अलग चीज था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, जबकि यूएनओ अलग चीज है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। आईएलओ तो मजदूरों की बात कह रहा था और लोगों को 6 चीजें मिलनी चाहिए उसकी बात कह रहा था। 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यानी कि 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी क्या कहा गया है? यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड यानी संयुक्त, नेशन मतलब राष्ट्र, डेवलपमेंट यानी विकास, पी यानी प्रोग्राम, यूएनडीपी आ गया ना। यूएनडीपी, ये एम दिखाई दे रहा है आपको, है ना, यूएनडीपी। तो ये जो होता है ना, मानव विकास का प्रतिवेदन तैयार करता है। क्या तैयार करता है? मानव विकास का प्रतिवेदन। हर साल रिपोर्ट करता है। अरे कुछ नहीं है, एक देश है उसे सारे आंकड़े ले लेता है। कौन? यूएनडीपी। कौन ले लेता है? यूएनडीपी सारे आंकड़े ले लेता है कि आपके देश में भ्रष्टाचार कितना है, आपके देश में रोजगार का आंकड़ा क्या है, आपके देश में चिकित्सा की व्यवस्था कैसी है, आपके देश में खान पान कैसा है, आपके देश में रहना कैसा है, आपके देश में जो है बेरोजगारी कितनी है। ये सारे आंकड़े प्रत्येक कंट्री से ले लेता है। एक देश से लिए, जैसे भारत से लिए, पहले भारत से लिए, फिर पाकिस्तान से लिए, फिर चीन से लिए, फिर नेपाल से लिए। क्या ले रहा है? ये आंकड़े। और फिर एक सारणी बनाता है। फिर क्या बनाता है? एक सारणी बनाता है, और उस सारणी में लिखता है कौन सा देश आगे। वो सारणी 0 से लेके 1 के बीच होती है। जैसे कि हाईएस्ट होती है 0.983 इस प्रकार से, और कम से कम होती है 0.268 तक। तो ये इसका आंकड़ा होता है। हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन आपको अभी ये याद रखना कि यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
यानी पूरे विश्व की एक सारणी बनाई जाती है जिसके अंदर कौन सा देश जो है उसका विकास अच्छा हो रहा है मानव का, और कौन सा देश है उसका मानव विकास गिरता जा रहा है। भारत का कोई अच्छा आंकड़ा इसमें नहीं है ना। तो यूएनडीपी एक रिपोर्ट है, विकास के स्तर को बताती है। आप समझ गए ना। जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे आसपास में 10 घर है। कितने घर है? 10। तो आपने 10 घर में जा के पता किया कि किस घर में खाने की चीज़ें अच्छी मिलती, किस घर के लोग रोजगार अच्छा करते हैं, और आप उस 10 घरों के बीच में बैठे हैं। तो आपने एक रिपोर्ट बना दी, पहले नंबर पे यहाँ लोग, दूसरे नंबर पे इस घर के लोग, तीसरे नंबर पे इस घर के। वैसे यूएनडीपी पूरे विश्व की बनाता है। तो बताओ विकास स्तर नाप रहा है ना, कितना सिंपल है ना। सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है, सभी देशों की लिस्ट बनाता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है। क्या है महत्वपूर्ण सूचकांक? देखिए, महत्वपूर्ण सूचकांक 2 यूएनडीपी जो है ना वो क्या करता है, महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित करता है ताकि प्रत्येक देश की 2 आधारभूत जो आवश्यकताएं होती है ना, अपना विकास कैसे कर पा रहा है, 4 स्तंभ कौन से, उपागम और साधन, उनकी बेसिक जानकारी हमें देने का कार्य करता है। खत्म हो गया है ना, लेक्चर खत्म हो गया। इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हुई। जो ये लेक्चर हमारा जो था 4 वाला, ये तीसरे पे टिका हुआ था, यानी तीसरा लेक्चर पढ़ते हैं तो ही चौथा समझ में आता है। मुझे भरोसा है आप पढ़ते हैं, लेकिन और अच्छे से पढ़िए। आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक है। मन लगा के शिद्दत से तैयारी कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब तक इस आवाज़ को पहुंचाइए ताकि बहुत अच्छे नंबर आपके 12th में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।